और उनका भ्रम कितना असली है और कितना नकली है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी बोले ना कि देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, इंडस्ट्री बहुत नीचे जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसा उदाहरण जो हम और आप हर आदमी का उससे वास्ता है। ये मोबाइल तो सब लोग यूज करते हैं ना, मोबाइल हैंडसेट आज लगभग हर व्यक्ति के पास है। हमारी सरकार आने से पहले दुनिया में हम सबसे बड़ा मोबाइल का उपभोक्ता था चीन और दूसरे नंबर पे थे हम। मगर हमारे यहां जानते हैं मोबाइल बनाने की फैक्ट्री कितनी थी? 2। आज 200 फैक्ट्री है देश में मोबाइल बनाने वाली। अभी इस साल हमने 20,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन निर्यात किए हैं, एक्सपोर्ट किए, विदेशों को भेजे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और आपको बताते हैं दुनिया में मोबाइल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है सैमसंग। सैमसंग का मोबाइल आपने सुना होगा। उस सैमसंग कंपनी की भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में खुली। एप्पल का फोन चीन के बाद अब दूसरी फैक्ट्री भारत में खुली है। अब इतना सब कुछ बन रहा है और उसके बाद भी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बताइए, विमान वाहक युद्धपोत बन रहा है। अभी आपने देखा होगा जोधपुर में रक्षा मंत्री जी ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर का इनॉग्रेशन किया था। वो स्वदेश में बन के तैयार हुआ। वो समुद्री जहाज जिसके ऊपर लड़ाकू जहाज जा सकते हैं वो हमने अपना बना के तैयार कर लिया। ये बनाया किसने? ये बगैर मैन्युफैक्चरिंग के दिखाई पड़ गया। जनाब, ये हकीकत तो ये है कि चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। हकीकत में मोदी विरोध का चश्मा आपके ऊपर ऐसा लगा हुआ है कि इतना बड़ा परिवर्तन भी दिखाई नहीं पड़ता। और मैं भ्रम की जो बात कहना चाहता हूं, कल वो बोले ना कंफ्यूज देश है। देखिए, राहुल गांधी जी के कंफ्यूजन का संबंध राजस्थान से भी है। याद करिए, 1.5 साल पहले जयपुर में एक रैली हुई थी। रैली किस पे हुई थी? महंगाई पे। और 10 मिनट तक उन्होंने भाषण किस पे दिया था? हिंदू बनाम हिंदुत्व पे। मतलब मजे की बात यह है कि वो हिंदू और हिंदुत्व में तो कंफ्यूज थे ही, महंगाई और हिंदुत्व में भी कंफ्यूज थे कि महंगाई की रैली में 10 मिनट तक वो इस पे बोलते रहे। तो ऐसा लगता है कि भारत तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में आई तो उससे पहले ऐसे ऐसे लोगों को साथ में ले चुके थे कि उनके दिमाग में भ्रम या कंफ्यूजन बढ़ना बहुत लाजमी था। आपको पता है, जब भारत यात्रा ये तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो केरल में इसमें वो नेता शामिल हुआ जिसने सड़क के ऊपर बीफ की पार्टी दी थी, गोमांस की पार्टी दी थी। तमिलनाडु में आए तो एक ऐसा पादरी जिसका नाम है जॉर्ज पुलैया, जिसने ये बाकायदा एलानिया ये बयान दिया कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि इस देश की धरती से मेरे पैर ना टच हो जाएं, क्योंकि ये देश की धरती को मैं अपवित्र मानता हूं। वो उनके साथ गले लगे हुए। ये कर्नाटक में आते हैं तो इनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगते हैं। और जब गुजरात के नजदीक पहुंचते हैं तो वो मेधा पाटकर जिन्होंने एक शब्द दिया गांधीयंस विद गन, यानी नक्सली हिंसा के लिए कहा है तो गांधीवादी हैं पर बंदूक लिए हुए हैं। ऐसा विचित्र बयान देने वाले उनके साथ हैं। और सुनिए, साथ में परमानेंट कौन चल रहा है? एक 37-38 साल का छात्र नेता जिसकी ख्याति टुकड़े टुकड़े के रूप में है। किसके साथ चल रहा है? 50 साल से ऊपर के युवा नेता के साथ। अब यही अपने आप में कंफ्यूजन नहीं देता है कि 52 साल की उम्र का युवा नेता है, जबकि गांव देहात में तो 52-54 साल में तो नाती पोते हो जाते हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि पूरा का पूरा उनका जो वातावरण है वो कंफ्यूज था। और जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे भाई जरा दूसरे दल भी हमारे साथ आ जाइए। सभी दलों ने कहा चिट्ठी तो लिख देंगे पर आएंगे नहीं। कोई आने को क्यों नहीं तैयार हुआ? जानते क्यों? वो दिल्ली में आके कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती थी कि विपक्षी दलों की एकता के सरपरस्त हम हैं। विपक्षी दलों को अपना मित्र बनाना चाहती थी। तो उनके ऊपर दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के लिए लिखा गया वो शेर एकदम सही फिट बैठता है। आप इसमें वर्ड उर्दू का है, हबीब कहते हैं मित्र को, दोस्त को, और रकीब कहते हैं जो आपका सरपरस्त बनना चाहे। तो राहुल गांधी जी के लिए वो लाइन लागू होती है, कोई आया नहीं विपक्षी दल,
उनके साथ कौन से मिले, वो ताकतें जो भारत से जुड़ाव कम दुराव ज़्यादा रखती थी, तो उन पे वो पंक्ति चरितार्थ होती है कि न मैं किसी का हबीब हूँ, न मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूँ। अब देखिए, इसके बाद कल वो इंटरव्यू किसको दिए, बढ़िया अभिनेता से नेता बने हुए कमल हसन जी को। शायद आप में से बहुत से लोगों को ना मालूम हो, कमल हसन जी ने राजनीतिक दल भी बनाया था जिसका नाम था MNM। तमिलनाडु में चुनाव लड़ा था। जानते हैं कितने प्रतिशत वोट मिले थे? 3.2%। और कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु में वोट मिले थे 4.2%। देखिए कितना अद्भुत संयोग था। 3.2% वोट पाने वाला 4.2% वोट पाने वाले का इंटरव्यू लेकर ये समझा रहा था कि राजनीति में सफलता का मूल मंत्र किसे कहते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये चीज अपने आप में जो भी कंफ्यूजन पैदा करती हो। पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत दुख हुआ हम लोगों को कि जब उन्होंने कल ये बयान दिया कि चीन के आगे हमें सरेंडर कर देना चाहिए। क्या शब्द बोला राहुल गांधी जी ने? उन्होंने कहा रूस यूक्रेन में लड़ाई इसलिए हो रही है कि रूस ने यूक्रेन से कहा कि यदि आप पश्चिमी देशों का साथ दोगे तो हम आपका ज्योग्राफी बदल देंगे, आपका भूगोल बदल देंगे। और वैसा ही चीन भारत के साथ कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत अगर पश्चिमी देशों का साथ लेगा तो चीन हमारे भूगोल बदल देगा। आप कहना क्या चाहते थे? आपने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा किसी के मन में। आप ये कहना चाह रहे थे कि चीन के साथ हमें नतमस्तक हो जाना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं राहुल गांधी जी चीन को लेकर, ये ज्ञान उनकी राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे या दान में मिले एहसान की वजह से है, या कांग्रेस पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के इकरार और प्यार की वजह से? ये उन्हें साफ करना चाहिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से जानते हैं हमने कैसे डील किया है। धारा 370 के मुद्दे के ऊपर सर के बल खड़ा हो गया चाइना, और संयुक्त राष्ट्र में एक चीज नहीं ला पाया। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि बताइए चीन के साथ कोई 4 देश बताइए जो खड़े हो। सिर्फ 2 हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, और उसके बाद आपको नजर नहीं आता है कि इसमें अंतर क्या है। देखिए, वो कहते हैं हमारी नीति साफ नहीं है, विदेश नीति। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारी नीति बहुत साफ है। हम सत्ता में आए तो हमने कहा था पाकिस्तान के साथ नीति के लिए आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी, और 8 साल हो गए हमने कभी बातचीत नहीं की है। यानी हम अपनी नीति पे कायम हैं। अगर आतंकवाद होगा तो बातचीत नहीं होगी। और उसके बाद हमने आतंकवाद पे कितना नियंत्रण किया है आप देखिए। एक दौर था जब दिल्ली, मुंबई, जयपुर, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, हर जगह धमाके होते थे। आज वो सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिले में रह गए। पर जानते हैं हम ये क्यों करने में सफल हुए? भाई, हमको लोग याद दिलाते हैं कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। हम भी मानते हैं कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, पर पड़ोसी को हैसियत में तो रखा जा सकता है। और आज हम उसकी हैसियत ये लाने में सफल हुए कि 2014 से पहले केवल अटल जी का दौर छोड़ दीजिए, हम शिकायत करते थे जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में कि वो हमें सता रहा है, और अब पाकिस्तान जाके शिकायत करता है कि भारत आंखें दिखा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि इस चीज की प्रेरणा फिर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो, वो जानते हैं कहां से मिलती है? राजस्थान की इसी धरती से मिलती है। अगर आप में से बहुत से लोगों को याद हो, 2019 के लोकसभा चुनाव का दौर था, और बालाकोट के बाद पहली रैली राजस्थान में हुई थी, संभवतः चित्तौड़ में, प्रधानमंत्री जी की। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने अपने मन में ठाना था कि देश की सुरक्षा को किस ढंग से डील करना है, वो उनको शायद प्रेरणा राजस्थान की धरती देती थी। जिसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि कहने को तो राणा के है वंशज कहाते हम, राणा साहेब पौरुष शब्द क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध
कोई एक मारे, आप 10-20 मारिए। और बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक दोनों में ये करके दिखाया, और उसके बाद जानते हमने क्या पाया? आपको याद हो वो वीडियो, अगर आपने देखा हो, कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, यानी वहां की संसद में, वहां के सांसद महोदय, उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बोल रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए, आर्मी के चीफ खड़े हुए थे, आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। ये संसद में दिया गया बयान है। और उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो, वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। जनाब, ये तो कभी खत्तर में भी सुनने को नहीं मिला कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ कहे कि पैर कांप रहे थे। इसलिए मैंने कहा हमारी नीति तो बहुत स्पष्ट है, पर आपकी नीति क्या है ये कृपया बता दीजिए, क्योंकि आपकी तो जितनी भी नीति है वो सारी की सारी चीज में कोई स्थिरता ही नहीं है, हमेशा बदलती रहती है। अंत में मैं अधिक समय न लेते हुए केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं। ये राजस्थान वो प्रदेश है जो भारत के गौरव का प्रतीक रहा है। अभी आपने देखा कि आपके अगल बगल के 2 प्रदेशों के चुनाव हुए और दोनों में ऐतिहासिक। 2022 के शुरू में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जहां कहा जाता था कभी सरकार वापस नहीं आती। करीब 50 साल से सरकार वापस नहीं आई थी, अगर 1985 को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो। और आपने देखा शानदार बहुमत से हम दोबारा सत्ता में आए, 250 से अधिक सीटों से इतिहास रचा। दूसरी तरफ देखिए 2022 के अंतिम महीने में, नवंबर में क्या हुआ साहब? गुजरात में ऐसा प्रचंड बहुमत मिला जो 75 साल में कभी नहीं मिला था, वहां भी इतिहास रचा। तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान को अगले चुनाव में ऐसा चुनाव परिणाम दिखाना होगा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों के लोग कहें कि हमसे ज्यादा अनूठा चुनाव परिणाम राजस्थान ने जाकर दिखाया। और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहे हैं, नया भारत 21वीं सदी में नए स्वरूप को धारण करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान की वह धरती जैसे दोपहरी है ना, सूरज की तरह चमकते हुए राजस्थान का भविष्य है, मगर उसको कांग्रेस सरकार की काली छाया ने ढक लिया है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करूंगा कि जो भरी दोपहरी में अंधियारा दिख रहा है ना, ये हमारे आपके प्रयास से बदल सकता है। जिसे अटल जी ने एक पंक्ति में कहा था, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। आज राजस्थान की यही स्थिति है, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जाए। और ये मिलना क्यों आवश्यक है?